हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्य शब्द कीवर्ड्स। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी जीव में क्या होता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना ही आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। ओके, तो इसको इंग्लिश में हेरिडिटी बोला जाता है, हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी। विपरीत लक्षण। तो विपरीत लक्षण किसे कहते हैं? तो अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करने वाले को ही विपरीत लक्षण कहते हैं। ओके, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे कि हम लोगों ने प्रभावी और अप्रभावी के बारे में जाना था कि मेंडल ने क्या है, मटर के पौधे से क्या किया, प्रयोग किया। तो उन्होंने पाया कि जो बैगनी वाला होता है वह क्या होता है, डोमिनेंट, अर्थात जो प्रभावी होता है, और जो सफेद फूल होता है वह क्या होता है, वह दब्बू होता है, अर्थात वो क्या होता है, वह अप्रभावी होता है। ओके, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखना कि हावी गुण को प्रभावी कहते हैं और जो अप्रभावी गुण अर्थात जो दब्बू गुण को क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। ओके, तो प्रभावी को जैसे कि इंग्लिश में डोमिनेंट बोला जाता है, डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट। और जो अप्रभावी उसको क्या बोला जाता है, उसको रिसेसिव बोला जाता है, RECESSIVE, रिसेसिव। ओके, समरूप। तो समरूप क्या होता है? जो समान रूप प्रदर्शित करने वालों को क्या बोलता है, समरूप कहा जाता है। और विषम रूप, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है विषम रूप। तो विषम रूप किसे कहता है? जो अलग रूप प्रदर्शित करता है उसको क्या बोलता है, विषम रूप बोला जाता है। ओके, वाहक। तो चलिए वाहक के बारे में जानते हैं कि वाहक क्या होता है। तो वाहक के संबंध में आप लोग याद रखना कि जो वाहक है वह किसे कहते हैं। बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जीवों को ही वाहक कहते हैं। वाहक किसे कहते हैं? तो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जीवों को ही वाहक बोला जाता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो नर और मादा की उसमें जाना था कि किस प्रकार से जो सिकल सेल होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या है, वाहक के द्वारा क्या होता है, वह अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वह प्रसारित होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अर्थात जैसे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि वाहक क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने मादा एनाफिलिज मच्छर का नाम सुना होगा। ओके, जैसे कि मादा एनाफिलिज मच्छर होता है वो क्या करता है, मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होता है। ओके, तो जैसे कि मादा एनाफिलिज मच्छर होता है वह मलेरिया रोग का क्या होता है, वह वाहक होता है। अर्थात मादा एनाफिलिज मच्छर होता है वह मलेरिया रोग को एक जगह से अर्थात दूसरे जीव अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, उसका वाहक करता है, अर्थात एक दूसरे से दूसरे स्थान तक लिखता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वाहक किसे कहते हैं? तो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जीवों को ही वाहक कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फॉर्म्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में क्या क्या सीखा। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी कहलाता है। ओके, तो आनुवंशिकी किसे कहता है? तो इसके बाद में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी लक्षण है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है वह क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी भी बोला जाता है। एक जाति की जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नता कहते हैं। ओके, तो एक जाति के जनकों की संतानों में क्या है, समानता होने के पश्चात भी क्या उसमें कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इसके क्रियाकलाप एक के माध्यम से समझे थे कि क्या होता है, जो जीव होता है अर्थात कोई भी व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कुछ समानता होता है तो कुछ अंतर होता है, उसी को क्या बोलता है, उसका विभिन्नता या वेरिएशन बोला जाता है। अर्थात एक जाति के जनकों की संतानों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसको विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। ऐसी विभिन्नता जिनकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे ठुड्डी में गड्ढा, बालों का रंग, वंशगत विभिन्नता कहलाती है। ओके, तो वंशगत विभिन्नता किसे कहते हैं? तो कोई भी एक क्या है, एक वंश में क्या होता है, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, कोई लक्षण जैसे कि ठुड्डी में गड्ढा हो गया या फिर जो बालों का रंग हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, प्रसारित होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वंशगत विभिन्नता कहते हैं।
विभिन्नता जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होते हैं उन्हें उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। जैसे मोटापा चोट का निशान, ओके, जैसे कि मोटापा हो गया या फिर जो चोट का निशान होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होता है क्या नहीं। तो इस प्रकार से जो लक्षण होता है उसको या इस प्रकार के जो लक्षण या जो भिन्नता होता है उसको उपार्जित विभिन्नता बोला जाता है। गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल ने किस सालों तक प्रयोग किया। ओके, तो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से पहुंचता है इसका अध्ययन क्या है मेंडल ने बहुत सालों तक किया। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से उन्होंने आनुवंशिकी के बुनियादी नियम प्रतिपादित किए। ओके, तो मटर के प्रयोग के अर्थात जो मटर के पौधे पर उन्होंने क्या बहुत सारे प्रयोग किए, तो उन्होंने ही क्या है आनुवंशिकी के बुनियादी नियम प्रतिपादित किए। संयोग और संभाविता की मदद से मेंडल अपने प्रयोगों की निष्कर्ष का अनुमान लगाते जिसकी जांच वे प्रयोग द्वारा करते थे। ओके, तो संयोग और संभाविता की सहायता से मेंडल अपने प्रयोग के निष्कर्ष का अनुमान लगाते और उसकी जांच करते, इसके साथ वे अपने प्रयोग द्वारा करते थे। ओके, मेंडल के प्रयोग से हमें आनुवंशिकी के बारे में निम्न बातों का पता चला। ओके, तो चलिए जानते हैं कि मेंडल के प्रयोग से हमें आनुवंशिकी के बारे में किन किन बातों का पता चला। प्रत्येक गुण या लक्षण प्रकट करने वाले दो कारक होते हैं। ओके, तो प्रत्येक गुण या फिर जो लक्षण उसको प्रकट करने वाले कितने दो कारक होते हैं। प्रजनन के दौरान हर जनक से एक कारक संतान को मिलता है, इन कारकों का एक नया जोड़ा संतान में रहता है। ओके, तो इस प्रकार से यदि प्रजनन की प्रक्रिया होता है जो जिसमें क्या होता है हर जनक से एक कारक संतान को मिलता है। ओके, तो इन कारकों का एक क्या है नया जोड़ा क्या है संतान में प्रसारित होता है। गुणों का विपरीत रूप कारकों के विपरीत जोड़े द्वारा व्यक्त होता है। ओके, तो गुणों के जो विपरीत रूप अर्थात जो अलग अलग रूप होता है वह विपरीत कारकों के द्वारा ही होता है। एक जोड़ा प्रभावी तो एक जोड़ा अप्रभावी, जिससे कि हम लोगों ने जो मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए जो मटर के पौधे होता है उनमें क्या लिया था, एक बैगनी मटर के पौधे लिया था और क्या है दूसरा सफेद मटर के पौधे लिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाया था कि जो एक जोड़ा क्या होता है पहले जोड़े में क्या होता है फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। ओके, तो जो पहला होता है वह प्रभावी या डोमिनेंट होता है, जो बैगनी होता है क्या होता है पहले जनरेशन में जो फर्स्ट पीढ़ी में क्या होता है वह प्रभावी होता है, किंतु जो सेकेंड में क्या होता है हमको अप्रभावी अर्थात जो सफेद के जो फूल होता है जो सफेद मटर के फूल होता है वो भी हमको दिखाई देता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है कि गुणों के विपरीत रूपकारों के विपरीत जोड़े द्वारा व्यक्त होते हैं। ओके, जिसमें से एक जोड़ा प्रभावी होता है और दूसरा जोड़ा अप्रभावी। पृथक्करण का नियम बीजांड और परागकण बनते समय कारकों के अलग होने का मेंडल के पृथक्करण का नियम कहा गया। तो मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि जो पृथक्करण का नियम बीजांड और परागकण बनाते समय कारकों के अलग होने को मेंडल के पृथक्करण का नियम कहा गया। सिकल सेल एनीमिया भी एक लक्षण है जो मेंडली लक्षण के समान ही वंशानुगत होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया लक्षण के बारे में जाना था कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वह मेंडल लक्षण के समान ही वंशानुगत होते हैं। अर्थात यह भी सिकल सेल एनीमिया क्या होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिका हंस्यकार हो जाती है और उनमें ऑक्सीजन संवहन की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार से इसमें जो लाल रक्त कोशिका होता है वह हंसिया के आकार का हो जाता है अर्थात हंस्यकार हो जाता है और उनमें ऑक्सीजन संवहन अर्थात ऑक्सीजन को जो ग्रहण करने की जो क्षमता होता है वह कम होता है। मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र के साथ 2 एक्स गुणसूत्रों से मादा बनते हैं, तो एक वाह गुणसूत्र वाले युग्मनों से नर बनता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र के साथ क्या है 2 एक्स गुणसूत्र से क्या होता है मादा बनता है। यदि दोनों गुणसूत्र क्या है एक सेक्स है तो इस स्थिति में क्या होगा जो बनने वाला संतति होगा वह मादा होगा, एवं जो यदि एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होगा तो इस स्थिति में जो बनने वाला जो संतति होगा वह नर होता है। एक्स एक्स या एक्स वाई बनने की संभावना 50% है, अर्थात एक्स एक्स अर्थात जो मादा या फिर जो एक्स वाई नर बनने की जो संभावना है कितना 50% होता है। अर्थात उसमें किसी भी क्या होता है कोई रिस्पॉन्स अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो नर एवं जो मादा बनने की जो संभावना होता है वह 50% होता है। अर्थात इसमें ना ही नर जिम्मेदार होता है ना ही मादा जिम्मेदार होता है, ना ही पिता जिम्मेदार होता है ना ही माता जिम्मेदार होता है कि जो बनने वाला जो संतति वह क्या बनेगा अर्थात वह नर बनेगा या मादा बनेगा। अर्थात यह संयोग की बात होता है। इस प्रकार जो एक्स या एक्स वाई अर्थात जो नर या जो अर्थात जो मादा या नर बनने की जो संभावना वो कितना होगा 50% होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो यदि आप लोगों को अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक हेरिडिटी फॉर्म्स पेरिश टू ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को
जरूर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।